हेलो बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा बेटा कि चूंकि हम लोग रिवीजनरी कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि ये तो सीधा चौथा चैप्टर है सर, इसके पहले के चैप्टर कहाँ हैं? तो जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं, डायरेक्ट वीडियोस पर आए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाके पुराने 2 वीडियोस की लिंक भी ज़रा देख लीजिए, ठीक है? वहाँ पर आपको चैप्टर 1, 2 और 3 के वन शॉट्स मिल जाएँगे आपको, बहुत आसानी से आप इससे तैयारी कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म। चलिए भैया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि मूविंग चार्ज, चार्ज जब मूव करता है तो क्या मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या करेगा? मैग्नेटिज़्म को प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले कैसे फाइंड आउट हुआ था, कैसे पता चला था? मिस्टर ओस्टर जी महाराज थे जी, ये ओस्टर लॉ इन्होंने क्या किया था, जब ये अपना कुछ काम कर रहे थे, जब ये अपना कुछ काम कर रहे तो कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा। आप सभी को इसकी थ्योरी के बारे में पता होगा कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सपोज कोई एक सर्किट पे काम कर रहे हैं, तो पास में कंपास पड़ा था, ठीक है? तो इन्होंने देखा कि जैसे ही इन्होंने की प्रेस की, तो इस कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन आया। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ? फिर उन्होंने की फिर से ऑफ कर दी, तो देखा कंपास नीडल जो पहले थी वहां से फिर सेट हो गई। फिर उन्होंने ऑन किया, फिर से डिफ्लेक्शन आया। तो ये तो पता है कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन कब आता है? जब उस पर कोई और अदर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आ जाए, है ना? तो अगर मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। और इधर तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम की प्रेस करते हैं ये डिफ्लेक्ट होती है, की हटाते हैं फिर से ओरिजिनल आ जाती है। यानी यहीं कहीं से कुछ ना कुछ तो बन रहा है, कुछ तो घपला है भैया, कुछ तो घपला है दया। सर्च करिए जरा। तो यहाँ क्या है, तो कुछ पता चला कि देखो हम सर्किट में जैसे की ऑन करते हैं तो सर्किट में कुछ चार्जेस फ्लो करते हैं, और सर्किट जैसे ही बंद कर देते हैं चार्जेस भी फ्लो होना बंद हो जाते हैं। यानी कुछ ये चार्जेस जो मूव कर रहे हैं, यही कुछ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओर्स्टेड जी ने इस चीज का सबसे पहले हमको पता लगा के दिया। तो ओर्स्टेड लॉ ने क्या किया? फ्लो ऑफ करंट, क्या इन्होंने बताया दैट फ्लो ऑफ अ करंट इन अ वायर कैन डिफ्लेक्ट अ नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। ये भी हम लोगों ने बात की। अच्छा जी, चलो तो आगे अब क्या करें? कर तो लिया था, ठीक है, अब इसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ भी चुके हो, तो अभी तो हम तो मजे से और इसका रिवीजन ही कर रहे हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो सबसे पहले तो फील्ड क्या होती है? तो हमने अभी बात की थी, पहले भी बताया था, पहले के वीडियोस में है। फील्ड इज एन एरिया वेयर फोर्स ऑफ अ बॉडी कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा एरिया होता होगा जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस होता होगा, ठीक है? जहां पर अगर कोई चार्ज आ जाए या कोई चीज आ जाए, कोई चार्ज बॉडी आ जाए, कोई और चीज आ जाए, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चीज कोई आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड कोई आ जाए, तो वो फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो चलिए भैया, तो हमको ये पता है कि क्या है, इस लाइन को पढ़ लेते हैं जरा, देखो क्या लिखी है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि हमें क्या पता है अभी कि करंट कैरिंग कंडक्टर से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। चलो भैया, अच्छा जी, तो यानी मैग्नेट का कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है। चलो भैया, ये कितना होता है? ये कितना होता है? तो ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्या देखते हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा थ्री डायमेंशंस थ्योरी, ठीक है? इसमें आपने देखा होगा कि आप जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये सब कुछ आप पढ़ते आए हो बेटा, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है? क्या है आपका कि एक पॉइंट पर अगर कोई आपका कोई भी एक करंट, कोई चार्ज फ्लो कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कोई मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि आपने 10th में पढ़ा था, आप चूंकि आप बड़े हो चुके हो, 12th क्लास में आ चुके हो, तो आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर ना भी करे, कुछ इंक्लाइंड हो, तो भी हम उसका एक कंपोनेंट बनता है जिस पर एक फोर्स एक्ट होता है, दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। चलिए,
तो क्या होता है, वही है। अब चूंकि कंपोनेंट है तो यहाँ कंपोनेंट के लिए साइन थीटा ले लेंगे, है ना। कंपोनेंट है तो कंपोनेंट के लिए यहाँ पर साइन थीटा ले लेंगे। तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और अगर क्यू वी भी साइन थीटा बात करें तो मैं अभी क्या कह रहा हूं कि एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एंगल पर होना चाहिए। कह दो सर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम अगर इसको फ्लो करा दें तो भैया एक दिक्कत वाली बात है। तो क्या दिक्कत वाली बात है, देखो तो क्या दिक्कत है भैया, देखो दिक्कत बस इतनी सी है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और साइन 0 जो होता है उसकी वैल्यू तो 0 होती है भैया, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स होगा, जो क्यू वी बी साइन थीटा था, तो ये साइन 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से क्या करती है आपने ये तो पढ़ा ही है, ठीक है। ये चार्ज को, बेचारे चार्ज को बावला बना देती है। कैसा बना देती है, मतलब एक सर्कुलर पाथ पर चार्ज कोई भी है वो रोटेट करने लगता है, ये तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। अब चूंकि सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने लगता है तो कुछ ना कुछ हम सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो क्यू वी बी फोर्स है तो दैट मस्ट बी इक्वल टू कोई सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपने बहुत पहले से पढ़ा है। अच्छा जी, तो ये आर कितनी होती होगी, इस आर का फॉर्मूला आपने बढ़िया सा एक डेरिवेशन किया होगा, हाँ ठीक है। तो ये आर का फॉर्मूला निकल के आया था वहां पर, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। देखो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से एक v से एक v कट कर दो, तो यहाँ यहाँ पर r ले जाओ, तो यहाँ से इस फॉर्मूले को आप डिराइव कर लो, ठीक है। ये आपका निकल के आता है। चलिए, अब चूंकि एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो कोई ना कोई उसका टाइम पीरियड भी होता होगा, तो टाइम पीरियड है 2πm अपॉन क्यू बी। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 2π, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है उसके फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखो, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो एक डिस्टेंस 2πr अपॉन एक वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, जो वेलोसिटी यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, अब हम जरा एक चीज और पढ़ लेते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर क्या था। तो देखो कुछ एक टर्म्स होते हैं, अंतर होता है, ऐसी बात नहीं है। देखो क्या है कि देखो भैया जरा देख लेते हैं किस तरह से डिफर करती है कि भैया यहाँ पर स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कराते हैं तो हमको पता है, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने कुछ एक अलग चीजों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर करंट फ्लो होगा, चार्जेस फ्लो होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा भैया, ठीक है ना। करंट एलिमेंट क्या होते थे, अगर कोई एक पूरे वायर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो हम छोटे से किसी टुकड़े को हम क्या कह देते थे, करंट एलिमेंट, ठीक है। तो करंट एलिमेंट भी क्या क्रिएट करा सकता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा सकता है। ध्यान रखने वाली बात है कि आपके लेवल पर आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट ये जो करंट एलिमेंट आप ले रहे हो ना, ये तो कुछ लेंथ के लिए ले रहे हो ना, तो ये क्या बनेगा, आई डीएल। तो अगर डीएल लग गया यानी लेंथ आ गया तो ये क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अच्छा जी, चलो बढ़िया। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, अब सबसे पहले ये चीज समझो। फील्ड लाइंस आपने इमेजिनरी फील्ड लाइंस पहले पढ़ी थी, तो एक चार्ज के लिए तो बाहर की तरफ जाती थी, बाहर की तरफ जाती थी, है ना। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ आती थी, अंदर की तरफ आती थी। लेकिन जब यहाँ पर हम मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट में तो भैया एक दो पोल को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हालांकि आगे हम अलग काफी अलग अलग बात कर लेते हैं इस पर, लेकिन चलो आपके लेवल पर वही दो पोल की बात कर रहे हैं। तो दो पोल की अगर बात करते हैं तो एक पोल से सपोज यहाँ पर ये हम प्लस काय को बना रहे हैं, ये देखिए ये इधर नॉर्थ पोल से ये कुछ फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, देखो ये देखो देखो, ये मैंने गलत बना दिया, ये वाली गलत बना दी। हमको ऐसा हमने पढ़ा है, बार मैग्नेट जैसी कुछ चीज होती है, तो ऐसे नॉर्थ पोल से फार की तरफ जाती हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, साउथ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और अंदर भी कुछ इस तरह से चलती हैं और यहाँ से फिर निकलती हैं। तो ये देखो क्या फॉर्म कर रही है, क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या फॉर्म करती हैं, एक क्लोज्ड लूप को फॉर्म करती है, वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई, देखें क्या है। अच्छा जी, अरे ये देखिए बायो सेवर्ट लॉ नाम की एक चीज आ गई यहाँ पर।
बायो सेवर्ट लॉ ने कहा कि देखो सर, आपने अभी तो एक बात बताई। क्या बताई? कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो देखो सर, हमें फालतू की बातें नहीं करनी, हमें बस इतना बताओ कि अगर ये किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, इसके पास अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड ओस्टेडी महाराज ये कह के चले गए थे कि मैग्नेटिक फील्ड बनती, तो हमें ये बताओ कि जरा इस वायर के पास में जे पॉइंट हमने जो रख दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें जरा मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, तो उन्होंने इसका बायो सेवर्ट लॉ जी ने रॉय उन्होंने मिलके एक फॉर्मूला बनाया। ये क्या होता था कि अगर कोई करंट एलिमेंट ले लें, करंट एलिमेंट को अलग से दिखा दो, करंट एलिमेंट को एक ले लें और इसका कोई एंगल बन रहा हो थीटा, तो ये अब छोटा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डीबी बनाएगा यानी, ठीक है, और ये थीटा है और ये आर है, तो ये डीबी इज इक्वल्स टू क्या निकल के आता था? डीबी इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई सोने वाली नहीं है यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। चलो भाई, तो इससे हम किसी भी चीज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने क्रिएट नहीं कर सकते, सॉरी, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्रिएट तो उसने ऑलरेडी कर रखी है। चलो भाई, तो अब इसके एप्लीकेशन क्या है सर, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके एप्लीकेशन में आप में जो पढ़ा होगा, हालांकि ये आपने इसका डेरिवेशन नहीं किया होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए, इसके आपने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाए होंगे, न्यूमेरिकल्स बढ़िया से बनते हैं इसके। और ऐसा नहीं, देखो कह दो सर आप तो गलत गलत बना रहे हो, अलग अलग, मैंने तो बुक में कुछ और पढ़ा है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बेटा, बुक में आपने ऐसा भी पढ़ सकता है कि इस जगह पर फाई 1 एंगल हो गया, हो सकता है इस जगह पर फाई 2 एंगल किसी बुक में हो, तो ठीक है, आप उसी हिसाब से ले लो, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ तो हमने कॉस थीटा लिया था, है ना, तो आप वैल्यू बना लो, वही चीज बेसिकली होना तो वही है, ठीक है ना। तो हमने चूंकि एंगल चूंकि यहाँ पर ले लिए हैं, तो इसके फाइनल फॉर्मूला में जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ डी डी जो ले रहे हैं, ये डी क्या है? डी डायमीटर है, तो इसको r/2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से कर सकते हो भैया, ठीक है। चलो, तो ये बहुत आसान है बेटा, आप लोगों ने किया है आराम से, और आराम से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बस ये जो है आपका, ये जो एक्सप्रेशन है इसको याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलो तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, जब अगर आपने डी की जगह r/2 लिया होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो इससे 2 से ये वाला 4 चला जाएगा, 2 में हो जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे की बात कर लेते हैं, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। तो आपने एक ऐसी कोई चीज पढ़ी होगी, कैसी कोई चीज बता दो सर, देखो ऐसी एक रिंग होती है, ठीक है, इसका एक एक्सिस होती है, यहां पर यहां पर हम कोई वैल्यू को ले रहे हैं, अच्छा जी, कुछ इसके एक्सियल पॉइंट पर ले लो या क्या ले लो, आपने सर्कुलर रिंग की एक बात की है, तो देखो एक रिंग ऐसी भी हो सकती है, इसके सेंटर पर भी आपने एक निकाला है, उसका भी एक फॉर्मूला बनता था, आपने छोटा सा एक डेरिवेशन किया होगा, और ऐसा भी डेरिवेशन किया है कि मतलब एक कोई ऐसी है, और इसके इस लाइन में किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करते थे, यहाँ से लेते थे और यहाँ से पाम रूल्स बनाते थे, तो यहाँ पर कुछ डायरेक्शन बनती थी डीबी की, है ना, तो यहाँ कुछ एंगल बनता था और यहाँ से हम ये देखते थे कि ये भी डीबी बनता था, और कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि अगर ये कुछ एंगल बन रहा है तो ये कुछ ये वाले कंपोनेंट जो हैं, ये वाले और ये वाले, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे, तो रिजल्टेंट में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनती थी? इस डायरेक्शन में बनती थी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो भी बनती थी उसका डेरिवेशन मजे से आपने किया होगा, बढ़िया से आपने किया होगा, उसका फाइनल एक्सप्रेशंस निकल के ये सब आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कभी कभार बन जाते हैं, तो ये एक्सप्रेशंस देखिए, इसको ध्यान में रखिए कि इनको अगर आए तो हमको जाने नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए भैया, अब सर बायो सावर्ट जी तो हो गए, कुछ और बताओ, तो कुछ और बता रहे हैं भैया, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा और चीज बता दी बढ़िया सा, आपने पढ़ी होगी, पता है एम्पियर्स की जो ये लॉ था, आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, दैट इज वन ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन, मतलब
कि मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस बताई थी कि जिनके अंदर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समा सकता है, पूरा। तो उसका उसमें से एक ये इक्वेशन है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल बी, या क्लोज इंटीग्रल बी नहीं कह लो आप, किसी जगह पर बी डॉट डी एल हम ले लें, ठीक है, बी डॉट डी एल ले लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ, और उसमें हम डी एल एक सरफेस को इमेजिन कर लें, तो वो कितने के बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक, यहाँ पर एम्पीरियन लूप वगैरह आपने से कुछ पढ़ा होगा कि एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते थे, ठीक है, उस हिसाब से फिर आप वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। तो इस फ्लक्स, इस वैल्यू को रख के आपने बढ़िया बढ़िया डेरिवेशन किए होंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन किया होगा एक सोलेनॉइड का, ध्यान है, सोलेनॉइड का डेरिवेशन किया होगा, जिसमें ये क्या निकल के आता था, सोलेनॉइड में देखो म्यू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई निकल के आता था यहाँ पर, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर आपने एक ऐसा लूप बनाया होगा, ध्यान रखिए, ध्यान करिए, थोड़ा सा बुक उठा लीजिए, देख लीजिए, एक ऐसा कुछ लूप बनाया होगा, और यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कुछ वैल्यू आपने निकाली होगी। उस डेरिवेशन की जगह, डेरिवेशन के अंदर ये टर्मिनल ये टर्मिनल ये कुछ कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो कितनी निकल के आती है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है, डेरिवेशन नहीं आने वाला, परेशान ना हो, ठीक है। आप ये एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिए और इससे बढ़िया से सॉल्यूशन कर लीजिए। अच्छा जी, मजा आ गया, चलो आगे देख लेते हैं भैया। तो अब हम ये भी कह लेते हैं कि एक पॉइंट पर ऑन ऑड वन एंड पर अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स के लिए अलग ले रहे थे, तो एक ही एंड पर अगर हम निकाल रहे हैं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन जाएगी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बन जाएगी। एक्सप्रेशन ध्यान रखना, ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड के लिए बनता है। चलिए, दूसरी चीज क्या बनती है आपकी, टोरॉइड के लिए ले लीजिए। अब टोरॉइड भी तो देखो बेटा, छोटा छोटा अच्छा अच्छा भैया भैया वाला सोलेनॉइड ही तो है। देखो, ये सोलेनॉइड ऐसा होता था, सोलेनॉइड ऐसा होता था, ठीक है, और इसको अगर हम ऐसा शेप दे दें तो ये क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा, ठीक है। एक सर्कुलर शेप दे दिया है तो यहाँ पर कोई ना कोई पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो है तो वही, देखो है तो वही, देखो चमक रहा है, देखो ये धीमे से, ये देखो क्या है तो यही म्यू नॉट एन आई। लेकिन अब चूंकि ये एक सर्कुलर पाथ ऐसा एक बन गया है, तो कुछ आर रेडियस हम ले लेते हैं, तो उसके लिए आप निकाल लोगे क्या, फिर 2 पाई आर से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो भाई, अब आगे की बात करते हैं। तो ये बात आ रही है आपकी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या होता है साहब, ये बताओ जरा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो भी एक कोई वायर, कोई एक कंडक्टर है, वो करंट को कैरी कर रहा है, तो वो उसके ऊपर क्या, मतलब किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ लगा रही है। हमने पता है मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये तो पता है, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है क्या। तो कितना एक बढ़िया सा छोटा सा एक्सप्रेशन आपने किया होगा, तो कोई यहाँ पर कुछ ऐसे करके कुछ चार्जेस बनाए होंगे, और नहीं भी बनाए तो यार क्या को टेंशन लेते, हम कहते हैं ना एक्सप्रेशन देखो बढ़िया सा, है ना, एक्सप्रेशन देखो, इसके ऊपर बढ़िया सा एक आंसर बनाओ, ठीक, बढ़िया से न्यूमेरिकल्स बनाओ, छोटे 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 बढ़िया से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ ऐसा कुछ आपने बनाया था, जो बच्चों ने बनाया है वो देख लीजिए। कुछ यहाँ पर, कुछ हम यहाँ पर कुछ करंट फ्लो करते थे, कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ऐसा कुछ हम डायरेक्शन ले लेते थे, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो अगर कुछ पर्टिकुलर चार्ज है, वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है, तो फोर्स क्या बनेगा, ये हम जरा आपका बहुत तरीका भी आसानी से आप थंब रूल लगा, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देख लीजिए डायरेक्शंस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो, अब क्या होता है सर, अब कुछ और बताओ सर, कुछ और देख लीजिए बेटा जी, बढ़ते जाइए आगे, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। हमारा फिजिक्स का हवन हो रहा है यहाँ पर, आपको बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आने हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज देख लो, यहाँ पर फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, एक कोई वायर है, एक वायर है, एक कुछ पैरेलल करंट्स हैं। तो एक तो चीज ऐसी, हाँ जी, एक तो चीज ऐसी हो सकती है कि भैया एक तो करंट या तो हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा भैया, सेम डायरेक्शन में है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस पॉइंट पर अगर ले लो, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो आप थंब रूल लगाओ, जरा थंब रूल लगाओ, यहाँ से इससे थंब रूल बनाओ, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में थंब को इधर ऊपर लगाओ, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ बन रही होगी,
और इसके हिसाब से बनाओ तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ बन रही होगी। तो यहाँ पर उस हिसाब से दोनों पैरेलल हैं, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी भैया। ऐसा कुछ लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन बढ़िया से बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी इनके अंदर का फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपका डायरेक्ट बढ़िया सा फॉर्मूला है, दैट इज डी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर अगेन कुछ बुक्स में डी नहीं लिया है उन्होंने, क्या लिया है? आर बाई वो सॉरी डी आर लिया है। तो आर को आप क्या लिख दोगे? आर इज इक्वल्स टू डी बाई 2 लिख दोगे। चलो भाई, अब एक जैसे आपने डायपोल की बात करी थी, ठीक है। तो अब मान लो कोई चीज को, कोई भी लूप है उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जो आपने पिछले चैप्टर में आपने एक डायपोल को रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो ध्यान करिए वहां पे ई साइन थीटा होता था, निकल के आया था, आपको क्या ध्यान हो? टॉर्क कैसे निकल के आया था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये क्या था आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम बी साइन थीटा। देखो मिलता जुलता है कि नहीं भाई? ये बी है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो कुछ नहीं है, कोई टफ वाली बात नहीं है, सब कुछ आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब एक बात करते हैं बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। ये क्या है सर जी? तो आप चाहते हो ना, अगर लैब में गए होगे तो ऐसा एक डब्बा देखा होगा, ठीक है। ऐसी कुछ रीडिंग यहाँ पर ऐसी स्केल जैसी बनी होती है, ठीक है। और उसके दो नॉब्स होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कनेक्ट करते हैं किसी किसी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो वो एक छोटा सा डब्बा है बेचारा, प्यारा सा मासूम सा, वो क्या कैलकुलेट करके बताता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, छोटा सा स्मॉल करंट को कैलकुलेट करके आपको बता देता है, ठीक है। और डायरेक्शन भी बता देता है। पता ताज्जुब की बात की, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अच्छी बात है ना। तो अब देख लेते हैं भैया, तो अब करते क्या है देखो। अब ये आपने इसके लिए बढ़िया सा कुछ एक डेरिवेशन ऐसे भी किया होगा, आपने देखा होगा कि अब किसी एक कॉइल को, कोई एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसको एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इसके ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है ना। तो ये आपने इलेक्ट्रिक, क्यों मैं इस तरह से बोल रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में आप भी आपने पढ़ा है, एसी जनरेटर में भी आपने पढ़ा है, डीसी मोटर में भी आपने पढ़ा है। ये सारे एप्लीकेशन 10th से लेकर आप बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हो। तो यही थ्योरी लगनी है और कुछ नहीं है। बट यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको रोकने के लिए कुछ यहाँ पर फिटिंग कर देते हैं, कुछ स्पाइरल लगा देते हैं, जिससे इस करंट की वजह से तो टॉर्क लगा, इस स्प्रिंग की वजह से कुछ एंटी टॉर्क लगा, तो ये रुक जाती है, तो हमको यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है भैया। बहुत सिंपल सी बात है, फंडा बहुत सिंपल है, बस आपको ये चीज कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, अब क्या है सर ये? तो ये क्या बड़ी बड़ी सी बातें लिख रहे हैं, डरावनी डरावनी बातें, करंट सेंसिटिविटी। ओ ओ कहने का मतलब बस इतना है कि हम जब करंट को कैलकुलेट करेंगे तो कितना सेंसिटिव बिहेवियर दिखाएगा। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन आया उसको डिवाइड कर दो करंट से, ठीक है ना। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन आया उसको डिवाइड कर दो करंट से। देखो ये करंट की वैल्यू आ गई भी है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइड करनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है, तो वोल्टेज से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ NIBA होता था, NIBA, ठीक है। उसको जब I से डिवाइड किया था तो भैया ऊपर देखो NBA बचा था। तो अगर वोल्टेज से डिवाइड करोगे तो वोल्टेज को IR लिख सकते हो, तो I से I कट जाएगा, देखो नीचे एक्स्ट्रा R बच जाएगा, है ना। तो यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बहुत आरामी से पढ़ने हैं, बहुत आराम से, बहुत मजे से पढ़ना है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई भूत नहीं होने वाला है, कोई हवा नहीं आने वाला है, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, ये कन्वर्जेंस नाम की क्या चीज है, क्या हुआ है हमको जो दिख रहा है? तो कोई बड़ा हुआ नहीं है बेटा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान सा बात है। ये कन्वर्जेंस का साथ है, जरा देखो। कन्वर्जन यानी आप अपने वोल्ट, जो भी आपका गैल्वेनोमीटर था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसको आप एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अरे वाह! आप किस में कैलकुलेट, वोल्ट मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अरे वाह! तो कैसे करें सर? बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है, जब इसको एमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो एमीटर क्या कैलकुलेट करता है, आपको पता है ना? एमीटर कैलकुलेट करता है करंट को। अच्छा, तो सर्किट के अंदर ज़रा ये ध्यान रखना है कि करंट डिवाइड कैसे होता है? पैरेलल में डिवाइड होता है कि नहीं, या सीरीज़ में डिवाइड होता है? तो हमें तो पता है कि भैया सीरीज़ में तो सेम करंट जाता है। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिए, बहुत ही सिंपल सा एक बात करनी है कि आपके गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा था, एक पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस दे दीजिए। ठीक है? चलो, सॉरी, लो रेजिस्टेंस दे दीजिए, हम गलती कर दी यार, इंसान है, गलती हो जाती है। शंट को एक प्लाई लगा दो, लो रेजिस्टेंस, जिससे कुछ जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिवाइड की वाली बात नहीं कह रहे, आप ऐसा समझो कि आपने ये लगा दिया तो करंट की कुछ एक वैल्यू को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? ध्यान क्या रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात, कि अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एमीटर क्या कैलकुलेट करता है, करंट को। तो ऐसा कुछ आपको एक शंट लगाना पड़ेगा जहां करंट डिवाइड होता हो। तो करंट डिवाइड पैरेलल में होता है तो पैरेलल में लगा दो। अब सिंपल सी चीज, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर डिवाइड होता है, वोल्टमीटर यानी वोल्टेज कैलकुलेट, यानी वोल्टेज, वोल्टेज का किस में डिवाइड होता है, आपने सीरीज या पैरेलल किस में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है। तो जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपके यही गैल्वेनोमीटर में एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो भैया। ठीक है, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वहां से आप इसको गैल्वेनोमीटर को उस तरह से वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो भैया। कितनी वैल्यू होती है, छोटे छोटे एक दो टर्म्स होते हैं, आप वो बुक में आपको मिलते ही हैं, आप देखते हो, बहुत आसान है। आपने शंट की वैल्यू कितनी निकालनी है, ठीक है, तो कुछ होता है आई जी अपॉन आई जी प्लस एस करके कुछ निकल के आता है। ठीक है, ऐसे ही ये शंट किसके लिए था, एस एमीटर के लिए। इसमें जो वोल्टेज निकालते हैं, इसमें जो भी निकालते हैं, उसमें भी कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उसमें छोटे से एक टर्म आता है पैरेलल और सीरीज वाला, उसके ऊपर ध्यान देना है। हालांकि ज्यादा है कि पीछे, इसके पीछे नहीं पड़ना है। चलो भाई, तो इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है और आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं भाई। चलो भैया, लेकिन हम तो अपने मैराथन वाली दौड़ पर हैं, तो हम झुक कैसे सकते हैं, हम रुक कैसे सकते हैं, हमारे तो 4 ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, अभी तो चैप्टर बचे हैं। तो अगला चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैटर हो गया भाई, और मैग्नेटिज्म हो गया। देखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मासूम सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है, था पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई जी की मेहरबानी की वजह से ये चैप्टर काट पीट के छोटा कर दिया गया है ना। तो छोटा कर दिया गया, तो उनने जो मेहरबानी दिखाई है, तो हम भी उस मेहरबानी को एक्सेप्ट करेंगे। चलो भैया, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब ये मटेरियल मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। मटेरियल मैग्नेटिज्म, जो चुंबक होती है ना आपके पास, चुंबक आपने देखी थी, आपके होगी यार घर में, देखी क्या होगी, क्या, तो यहाँ तो ऊपर से हम जो पढ़ते आ रहे थे कि भैया जो करंट फ्लो करता है वो मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता था, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर हम चुंबक की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स कितनी तरह की आपने देखी है भैया, बार मैग्नेट देखी है, लैब में देखी होगी, कुछ लाल लाल जैसी होती है, इस शेप में होती है ना। हॉर्स शू मैग्नेट देखी होगी, कुछ इस शेप में होती है। ठीक है, ये भी आपको लैब में, आपको नहीं देखी हो तो लैब में जाना, सर के पीछे पड़ जाना कि सर हमें दिखाओ। ठीक है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और फिर कुछ आप ज़्यादा एडवांस पे चले तो नियोडायमियम मैग्नेट्स होती है, और बहुत तरह की मैग्नेट्स आपको देखने को मिलेंगे। हम कुछ उसी से ऊपर कुछ मिलता जुलता ऐसे कुछ चर्चा इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो भैया जरा देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अब बार मैग्नेट है, तो हम तो भैया आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि नहीं भैया देख लो। देखो भैया, बार मैग्नेट होती है तो उसके अंदर हम नॉर्मली क्या कंसीडर करते हैं, उसके अंदर मान के चलते हैं कि 2 पोल है। ठीक है ना, एक कौन कौन से, कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। चलो भैया, बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से कुछ फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, ठीक है, और साउथ पोल से अंदर कुछ फील्ड लाइंस आती हैं। चलो भैया, तो देखो क्या है भैया, 2 पोल्स हैं यहाँ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, आपने क्या था आपका एम बी, देखो क्या था, वर्क, जो फोर्स क्या निकला था, फोर्स, अभी टॉर्क क्या निकला था पीछे, देखो एम बी साइन थीटा निकला था कि नहीं, टॉर्क क्या निकला था, देखें भाई,
टॉर्क अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता था, अभी हमने बात की थी mb sin थीटा। तो टॉर्क क्या फोर्स है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। वर्क डन के लिए एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो इसे ऐसे करके एक मल्टीप्लाई करा के, मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा के उसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा, ठीक है। तो इससे ये वाला टर्म आपका बन के निकल के सुंदर सा क्यूट सा निकल के आ जाता है। और ये माइनस भी क्यों आया, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन आप जानते क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। चलो बढ़िया। अच्छा जी, अब ये डायपोल मोमेंट क्या, कौन सी बैठी थी, उड़ती बैठती चिड़िया का नाम है भैया, तो हमने पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट भी पढ़ा था, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डायपोल में भी दो एंड्स होते थे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हालांकि मैंने डिफरेंसेस बढ़ाए हैं आप लोगों को, यहाँ हम उसलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर होता है वो NIA के बराबर होता है। यहाँ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है ठीक है। यहाँ N नंबर ऑफ टर्न्स है, I वैल्यू ऑफ करंट है, और A क्या है डिसाइड करके बताओ, बहुत आसान है चलो भैया, तो अब कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप लेना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है I इंटू ए। तो अब यहाँ से पता चल गया होगा कि ऊपर A क्या है, A की जगह हमने क्या रखा है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ A क्या होता होगा, आप समझ जाओ यार, बताने की जरूरत नहीं है तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, काट पीट के आपका वैल्यू आ गई। तो अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना लेते हैं, तो सोलेनॉइड के अंदर कुछ लेंथ की भी हम कंसीडर करते हैं, तो उस हिसाब से देखो कुछ एल जैसी चीज से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। एल लेंथ तक कितने नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो एन इंटू एल से मल्टीप्लाई करा दिया, तो वो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बता देता है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं, डाउट्स आते जाएं तो पूछते जाना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जितने भी डाउट पूछेंगे आपको आपके आंसर्स तुरंत मिलेंगे, कल मैं पूरे टाइम अवेलेबल हूँ आपके लिए। चलिए भैया, तो अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, जब मैटर जो हो गया है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक हमने चीज पढ़ी है कि अर्थ, देखो ऐसा है कि हम किसी मैग्नेट को लटका दें, या फिर मैग्नेट भी छोड़े यार, किसी आयरन पीस को, आयरन निडल को हम ऐसे ही लटका दें, तो आप देखोगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकती है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकती है। ये साला कंपास जो होता है, कंपास निडल जो होती है, ये एक ही डायरेक्शन में काहे शो करती है, ठीक है। काहे ऐसे पड़ी है, एक ही डायरेक्शन में काहे शो करती है, यानी कुछ ना कुछ अर्थ का मैग्नेटिज्म होता होगा, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक है ना, सुंदर सा सुशील सा क्यूट सा। तो बस यही देख लो क्या है, आपको क्या करना है, अर्थ मैग्नेटिज्म के हिसाब से हमें पता है कि अर्थ का एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है। और हमारे पास अर्थ पे एक चीज और क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ भी है और जियोग्राफिक साउथ भी है, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि यहाँ पे कुछ इस साइड में कुछ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक साउथ होता है, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं, सेम सेम सेम, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा अलग एंगल पर होते हैं। तो ये भैया इस तरह से आपने ये बनाई होगी, ये हो गई आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है, जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है, और उससे थोड़े से कुछ एंगल पर 11 पॉइंट समथिंग एंगल पर आपकी होती है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, जिस पर हम एक इमेजिनरी मैग्नेट को सपोज करते हैं। चलिए भैया, तो अब इसके कई सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म को जब डीप में पढ़ते हैं तो डेक्लिनेशन एंगल क्या होता है, तो एक आपने पढ़ी होगी कि भैया ये अर्थ है, तो डेक्लिनेशन क्या है, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गई, एक मैग्नेट के हिसाब से आप एक मैग्नेटिक मेरिडियन निकाल लेते हो, कैसे निकाल करते हो, किसी जगह पर आप की जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां से एक प्लेन खींच दो, ठीक है, वहां से एक ऐसा प्लेन खींच दो, तो वो जो प्लेन जहां से होके जाएगा, जैसे ये मैग्नेट है इसके हिसाब से आप यहाँ प्लेन खींच दो एक पूरा, तो वो क्या बताएगा, एक मैग्नेटिक मेरिडियन को बताएगा। और ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये इसके हिसाब से अगर अर्थ को आप कट भी कर दो तो ये बनाएगी आपकी ज्योग्राफिक मेरिडियन। बधाई हो भैया, बहुत अच्छी बात है। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है, वही होता है ससुरा डेक्लिनेशन। हाँ जी, यही होता है डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अलग अलग तरह से शो करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में शो करेगा,
तो डेक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। चलो भैया, अब क्या करेंगे सर, आप कोई और बात बताइए सर। ठीक है, तो और छोटी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और बनती है कि आप अगर इस चीज़ को अगर वर्टिकली होल्ड करके देखते हैं, या एक चीज़ को देखो, आप एक मैग्नेट को अगर लटकाते हो बिल्कुल उसके मिड पॉइंट से, ठीक है, तो आप कुछ चीज़ देखेंगे, अगर आप इक्वेटर पे होंगे तो ये तो अर्थ की सरफेस के ऐसे पैरेलल होगी। जब आप थोड़ा नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होता है, इसको इसको बेचारी को सांप सूंघ जाता है या कुछ भी करता है कि ये थोड़ी सी ऐसी झुक जाती है। ठीक है, मानती नहीं है यार, जबकि हम तो इसको बिल्कुल मिड पॉइंट से लटका रहे हैं, फिर भी ऐसे झुक जाती। तो ये जो झुक गई है तो ये कुछ एंगल बना रही है यहाँ से। ठीक है, ये कुछ एंगल बना रही है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप। अब ये होता क्या है भैया, देखो ये आपकी, अभी आपने क्या बात करी थी, यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ है और यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ है भैया, तो ऐसी कुछ फील्ड लाइन बन रही होगी। ठीक है, तो देखो इस जगह पर तो फील्ड लाइन बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर जो फील्ड लाइन जो भी है वो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस जगह पर भी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहाँ पर कुछ पैरेलल जैसा है, तो अगर यहाँ पैरेलल है और यहाँ परपेंडिकुलर है तो यानी रास्ते में कुछ ना कुछ चेंज होता गया होगा, है कि नहीं। तो रास्ते में कुछ ना कुछ चेंज होता हो गया होगा, यानी कुछ ना कुछ डिप होती गई होगी, तभी तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी होगी। तो इन पॉइंट्स पर, ये जो इक्वेटर के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं और इक्वेटर के नीचे वाले पॉइंट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इसके पैरेलल में चेंज होता हुआ दिखता होगा। ठीक है, तो ये डिप एंगल, जो ये डिप कर रही है, यहाँ घुसना चाहती है ससुरी निडल, ठीक है, उसको आप कह देते हैं एंगल ऑफ डिप। चलिए भैया, अब क्या देख लेते हैं कि हम इसका फिर, अब जब ये आपका देखिए, ये कुछ मेरिडियन की आपने बात कर ली थी कि एक जियोग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसा करके आपने कुछ बात की थी। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता था, डिक्लिनेशन एंगल होता था। लेकिन हमें तो जो भी वैल्यू मिल रही है वो ऐसी मिल रही है कि हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिप एंगल मिल रहा है, झुकी हुई मिल रही है, तो इस एंगल को आप कह देते हो एंगल ऑफ डिप। बात समझ में आ गई। तो अगर ये है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी एच, और ये क्या हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी वी। ठीक है, तो ये बी एच और ये बी वी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, बी एच और ये बी वी, तो ये कंपोनेंट के हिसाब से निकाल लो। बी एच हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, क्योंकि ये देखो ये बी था ना, ये बी, तो ये बी एच क्या हो जाएगा, ये बी एच क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो ये था ना, तो ये बी एच क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। अच्छा जी, तो ये कंपोनेंट वाली बात हो रही है, ज्यादा इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब कुछ एक टर्म्स और ही पढ़ लेते हैं। देखो मैग्नेटिक टर्म्स इतने सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से दिए हैं। क्या होता है, क्या होता है बच्चे जी, हमने देखा है कि हम कुछ मैग्नेट को, सपोज कोई एक मैग्नेट को लेके आए, या फिर कुछ चार्जेस जैसी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, एक जगह हमने वो रखी। ठीक है, कोई भी एक मैग्नेट रख ली, या कोई भी एक ऐसी चीज रख ली जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब भैया क्या है कि इसके पास में हम कोई चीज लेके आए, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हुए, यो भी मैग्नेटाइज होने चालू हुई। अगर अगर ये मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करती है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को, देखो कई तरह के मटेरियल होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, पैरा, ठीक है, डाया, और तीसरा फेरोमैग्नेटिज्म। तीनों तरह के आपने केमिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे ना, काहे परेशान हो। तो इस तरह के कुछ मटेरियल्स होते हैं जो अलग अलग तरह से मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं और अपोज भी करते हैं। तो अगर ये कुछ ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये आ रहा होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो इसके अंदर क्या कितने चेंजेस होते हैं, तो उनको कुछ एक टर्म्स में डिवाइड किया गया है, कुछ एक टर्म्स में डिवाइड किया गया है। तो इस टर्म को नाम चलते ही आप समझ सकते हो ये है क्या, कि भैया देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कोई एक जो वो थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, दैट इज योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलो भैया, फिर परमिएबिलिटी क्या होती है, हम ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भैया, म्यू नॉट की वैल्यू। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस था, ऐसे कुछ बायो सावर्ट लॉ में पढ़ा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ ये क्या था ससुरा, ये परमिएबिलिटी था। आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा होगा पहले कूलम्स लॉ में, ये परमिटिविटी था। इन दोनों का काम सेम ही होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ये भी पढ़ा होगा आपने बहुत बढ़िया सा, है कि नहीं।
तो बस इस चीज को ही हमको थोड़ा सा आगे देखना है। चलो भाई, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी मतलब ये तो चलो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रिएट कर रहा है बढ़िया सी, है ना, और लेकिन ये जो है, ये दुष्ट बच्चा इसकी इसके इन्फ्लुएंस में आके कितना अपने टाइप को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, वो इसकी ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं तो हम तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट आप कितना गेन कर पा रहे हो ये आपकी ससेप्टिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? तो यही है मैग्नेट के हिसाब से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी देखो ये है, अब डिपेंड कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट कर रही थी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी पास में, यहाँ तो दूर होगी, यहाँ कम होगी, है ना। तो अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि दूसरी बॉडी कितनी मैग्नेटाइज होनी है। ठीक है ना, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम है। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि किस जगह पर जो हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो इसको मैग्नेटाइज करने वाली है इस चीज़ को, तो उस चीज़ को हमने कहाँ रखा है। हम ये कहते हैं सर आयरन तो है लेकिन मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, आयरन तो बहुत जल्दी होता है। हमने देखा मैग्नेट भी तो भाई साहब बहुत दूर रखी है, तो ऐसे थोड़े ना हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको उसके पास में रखा होगा, जिस करना होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़िया सा बने। तो आप यहाँ पर भी आप पढ़ लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस ऑफ अ बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं, ये सभी आपने बढ़िया से पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ में भी हेल्प कर देती है भैया? ये जो पता है बहुत सारे सोलर विंड्स चलते हैं ना, बहुत सारे, किसी को बताना नहीं, सोलर विंड्स जो आपके स्पेस में चलते रहते हैं ना, ठीक है, ये उससे भी हेल्प कर देती है। ठीक है, उससे भी हेल्प कर देती है, जिससे क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसको इन्फ्लुएंस में लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो आयंस है ना, चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस में लाते हैं। तो अगर ये सोलर विंड्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ करके आपके चार्जेस को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, चार्जेस को डैमेज कर देते तो सारा भैया दिक्कत पड़ जाती, हमारी ओजोन लेयर हो तो वो खत्म हो जाती। ठीक है, तो हम तो परेशान हो जाते हैं, हम मर जाते हैं यार बेचारे, शरीफ से बच्चे हम तो। ठीक है, तो ऐसा हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस तरह से हमको सपोर्ट कर लेती है, बेसिकली नेचर है, हमको बचा लेती है। ठीक है, हम ही लोग दुष्ट हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ये देखिए, ये डेल्टा क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका डेक्लिनेशन एंगल से आप निकाल सकते हो, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनेगा, सुन लो, बनेगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल बनेगा, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलो भैया, और क्या है आपका रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड? अब ऐसे बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर ये बी थी, ये बी एच था, और ये बी वी थी, तो ये क्या बनेगा? ऑब्वियस है यही बनेगा यार, देखो क्या, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा दो यार, तो मुझसे भी आ जाएगा, है कि नहीं। हालांकि आपने पैरेलल एक्स वो सब पढ़े होंगे, वेक्टर की सारी चीजें, तो वहां से भी आता है, नहीं आता, नहीं आता तो भैया आप पाइथागोरस लगा दो यार। हालांकि लगानी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अरे बाबा रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया है। तो देखिए भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता क्या है, चलिए एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट को अगले वीडियो में हम जरा भेज देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले वीडियो को अगले वीडियो में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे आपकी इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और आपको थकावट ना हो यार। ठीक है, तो आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलो भैया, तैयारी करो अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट।